हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी से एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसको हम लोग भारत की नदियों के नाम से जानते हैं। आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में कुछ प्रमुख चैप्टर होते हैं जहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से कैसे सवाल आते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से ऐसे सवाल आते हैं कि कुछ प्रमुख नदियों के नाम दे दिए जाते हैं या उनके उद्गम सोर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ उत्तर से मिलती हैं या दक्षिण से मिलती हैं, या उन स्थानों के बारे में पूछ लेता है जहाँ इनका संगम होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग एक एक प्रमुख नदी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। जब हम प्रमुख नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नदियाँ जो हैं हमारे लाइफ में इनका क्या रोल है, हमारे जीवन पे इनका कितना प्रभाव पड़ता है। जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि कुछ प्रमुख नदियाँ रही हैं जिनके किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, सॉरी, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और फिर अगर आप देखेंगे दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो इन नदियों को सभ्यता का पालना कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनके किनारे ही आप देखेंगे ये सभ्यताएं विकसित हुई हैं। तो इन नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव रहा है। इन नदियों के माध्यम से हमें जीविकोपार्जन के साधन मिल जाते हैं। इनके किनारे अगर आप देखेंगे तो खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारे, पहले के समय में मतलब ट्यूबवेल नहीं थे, कुएं नहीं थे, तो लोग नदियों के किनारे ही बसते थे। सिंचाई के साधन यहाँ से प्राप्त हो जाते थे। अगर हम लोग भारत की नदियों की बात करते हैं तो भारत में 4000 से ज्यादा नदियां हैं। छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर 4000 से भी ज्यादा नदियां देखने को मिलती हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इन नदियों को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है भौगोलिक रूप से कई भागों में डिवाइड है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। मध्य में जो है हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब हम नदियों की उत्पत्ति के आधार पर इनको देखते हैं तो दो तरह की नदियां देखने को मिलती हैं। एक होती है हिमालय नदी, हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां या हिमालय से आने वाली नदियां। तो कितनी तरह की हो गई उत्पत्ति के आधार पर? हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय भाग भारत से, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां हो गई। जब हम इनकी बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये नदियां जो होती हैं इनको हम लोग पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और इन नदियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनको, ये नदियां जो हैं दोस्तों, ये महाखड्डों और गार्जों का निर्माण करती हैं। महाखड्डों और गार्ज का निर्माण करती हैं। और ये जो है युवा युवा अवस्था में है। ये नदियां कैसी अवस्था में है? युवा अवस्था में है। इन नदियों को सदा नीरा नदी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पूरे वर्ष आपको पानी देखने को मिलता है। और इन नदियों में पानी का सोर्स क्या होता है? एक तो वर्षा का पानी हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे कुछ हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर होते हैं, उन ग्लेशियरों के पिघलने से भी इनमें पानी आता रहता है। तो इनको हम लोग सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। सदा नीरा नदियां, ये नदियां जो है सदा नीरा नदियां हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो ये जो होती हैं विसर्पों का निर्माण करती हैं। विसर्प क्या होते हैं दोस्तों, ये आगे हम लोग बात करेंगे। विसर्पों का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नदियां हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं दोस्तों, इनमें जो है कुछ जो होती हैं ये तंत्र बना लेती हैं। जब बहुत सारी नदियां और किसी प्रमुख नदी की सहायक नदियां उससे जुड़ जाती हैं तो एक नदी तंत्र का विकास कर लेती हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख नदी तंत्र हैं, जैसे सिंधु हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया जो प्रमुख है। और
गंगा हो गया, गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्रा। ये तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं जो कहाँ से निकलती हैं, ये हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी, जब हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आप देखेंगे यहाँ पे तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत के पठार में एक पर्वत है, कैलाश पर्वत। यहाँ पे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास में एक मानसरोवर झील है। यहीं पे क्या है, मानसरोवर, मानसरोवर झील है। और यही एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर से। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, बोखरचू ग्लेशियर। और इससे एक सवाल आता है दोस्तों कि इसकी लंबाई क्या होती है। कुछ प्रमुख प्रमुख पॉइंट आप लोगों को नोट कराऊंगा दोस्तों, वो नोट कर लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 2880 किलोमीटर। और अगर इसकी भारत में लंबाई पूछी जाए कि भारत में लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, इसकी भारत में लंबाई है। और इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है दोस्तों सबसे ज्यादा है। इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है, इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसकी जो है जल ग्रहण क्षमता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो ये जल ग्रहण क्षमता है, ये ओवरऑल भारत से लेके पाकिस्तान तक के बात कर रहा है। लेकिन ये जो है, अगर हम इसकी भारत में बात करेंगे तो भारत में इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है, 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र। ये जो है इसकी जल ग्रहण क्षमता है भारत में। अभी हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान का वॉर छिड़ा हुआ था और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इंडिया वालों पानी खोल दो, शायद ऐसा ही कुछ रील्स था, इंडिया वालों पानी खोल दो। तो आप लोग ये बताओ कि इंडिया वालों पानी खोल दो किस सेंस में कहा गया था, और एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समझौते को कब किया गया था, वो समझौता कब किया गया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उस समझौते के अकॉर्डिंग जो है भारत जो है इस सिंधु नदी तंत्र का 20% जल का उपयोग करता है। कितने, 20% जल का उपयोग करता है, 20% जल का उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान जो है इसका 80% जल का उपयोग करता है। सिंधु और झेलम का 20% जो है भारत जल का उपयोग करता है, जबकि 80% जो है पाकिस्तान करता है। और यहीं पे आप देखेंगे इसकी सहायक नदियां हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, इन सब का जो है 80% जो है जल भारत उपयोग करता है और 20% जो है पाकिस्तान उपयोग करता है। तो आप लोग वो कमेंट में बताइएगा कि ये समझौता कब हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और सिंधु नदी के दाहिनी तरफ से कौन सी नदी जुड़ती है और बाएं तरफ से कौन सी नदी जुड़ती है। जब हम इसमें दाईं ओर से जुड़ने वाली नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं दाहिनी ओर से, इसमें जास्कर जुड़ती है, जास्कर, श्योक, गिलगिट, कुर्रम, सिगार, काबुल, काबुल, और एक नदी है गोमल। ये गोमल ये जो है सिंधु नदी से दाईं तरफ से जुड़ती हैं। जबकि अब बात कर लेते हैं बाईं ओर से जुड़ने वाली, इधर से जुड़ने वाली नदियों की बात करते हैं, तो ये देखिए क्रम से आपके सामने दिख रहा है, झेलम,
झेलम, चिनाब। चिनाब जो है दोस्तों ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, रावी, ब्यास, और सबसे छोटी की बात करेंगे सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी, तो ये जो है ये ब्यास नदी है, जो कि कहाँ पे मिलती है, ये जो है ब्यास नदी जो है ये सतलज से मिल जाती है पंजाब में। और सतलज ये जो है सिंधु नदी की दाहिने तरफ से और बाईं तरफ से जुड़ने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ये जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। झेलम नदी के बारे में, जब हम लोग झेलम नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में कश्मीर घाटी है, और कश्मीर घाटी की पीर पंजाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कौन सी श्रेणी से? पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। पीर पंजाल श्रेणी के पास में एक वेरीनाग झील है। किस झील से इसका उद्गम होता है? वेरीनाग झील, वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए ये आगे की तरफ जाती है। और इसी झील के तट पे आप देखें, सॉरी, इसी नदी के तट पे श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये यहाँ से आगे जब जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे, सॉरी, ये इसका रूट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वूलर झील होता है। यहाँ से लगभग 200 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये वूलर झील में मिल जाती है। किस झील में मिलती है? वूलर झील में मिल जाती है। और फिर इसके बाद ये वूलर झील से होते हुए ये जब आगे की तरफ बढ़ती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फराबाद, यहाँ मुजफ्फराबाद और मंगला तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कौन सी जगह पे? मुजफ्फराबाद और मंगला, मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक, भारत पाक की सीमा, भारत पाक की सीमा बनाती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अनंतनाग से बारामूला तक जो है झेलम जो है ये नौकागम्य है। यहाँ पे आप देखेंगे नावें चलती हैं, और इन नावों में खेती की जाती है, फल फूल और सब्जियों को उगाया जाता है, और ये एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हाल फिलहाल में एक आतंकवादी घटना भी घटी थी, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब ये पाकिस्तान में आती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो स्थान है जहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग झंग के नाम से जानते हैं, झंग। और यहीं पे आप देखेंगे इससे चिनाब नदी से ये मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये क्रम से हमने आपको मैप में दिखा दिया है। तो ये पाकिस्तान में चिनाब से कहाँ मिलती है? झंग नामक स्थान पे मिलती है। तो दोस्तों झेलम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे थे वो सभी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। यहाँ से दोस्तों एक सवाल और बनता है, जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन काल में इस नदी को हम लोग वितस्ता के नाम से भी जानते थे। कौन सी नदी? वितस्ता नदी। वितस्ता, अस्किनी, विपाशा, ये जो है प्राचीन काल में इन्हीं नदियों के नाम थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं? वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग चिनाब नदी की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी नदी? चिनाब, इसको हम लोग अस्किनी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी? अस्किनी। प्राचीन काल में इसको अस्किनी नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में इसको अस्किनी नाम से भी जाना जाता था। जब हम इसकी अस्किनी की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसी दर्रे के दोनों तरफ, सपोज करिए कि ये कोई दर्रा है, और इसी दर्रे के दोनों तरफ से नदी निकलती है। एक का नाम है चंद्र, एक नदी का नाम है चंद्र, और एक का नाम है भागा। और इसी को जब ये दोनों मिलती हैं, तो इसको चंद्र और भागा नाम से भी जाना जाता है। और मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती हैं, तब इसको हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं। तो चिनाब नदी का चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने के बाद बनती है? चंद्र और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है।
और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? ये जो बारालाचाला दर्रा आप देख रहे हैं, जो कि कहाँ पर है? लाहौल, लाहौल, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थान है लाहौल। और यहीं पे आप बारालाचाला दर्रे के पास में चंद्र और भागा नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। जब इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इस 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करते हैं रावी की। रावी नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परुसड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। परुसड़ी, ये नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका भी उद्गम जो होता है हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसको हम लोग कांगड़ा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? कांगड़ा। कांगड़ा नामक स्थान पे आप देखेंगे कुल्लू पहाड़ी है। कौन सी? कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी के पास में एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और इसी दर्रे के पास में, रोहतांग दर्रे के पास से ही जो है रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी नदी का उद्गम जो होता है, और रोहतांग, यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के पास में रोहतांग दर्रा है, और इसी दर्रे से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों कितनी है? लंबाई इसकी 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है किसकी सहायक नदी है? ये जो है चेनाब की सहायक नदी है, और ये चेनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी बच रही है? ब्यास। ब्यास नदी जो है, इसको हम लोग प्राचीन काल में बिपाशा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? बिपाशा। कौन सी बिपाशा? बिपाशा बसु। इसको हम लोग बिपाशा के नाम से, प्राचीन काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? बिपाशा के नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम भी कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे के पास में ही इसका भी उद्गम होता है, लेकिन वहां पे एक गर्म जल का स्रोत है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है। इसकी लंबाई जो है कितनी है? ये जो है सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 400, इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। अब हमारे पास बच रहा है कौन सी नदी? सतलज नदी बच रही है। सतलज नदी के बारे में जान लेते हैं। सतलज, इसको हम लोग प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको सतुद्री के नाम से जानते हैं। सतुद्री, सतुद्री। प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? सतुद्री के नाम से। ये जो है सिंधु नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? सतलज नदी का भी उद्गम जो है ये कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर के पास से इसका उद्गम होता है, जो कि हिमालय के पूर्ववर्ती नदी है। ये एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मानसरोवर के पास में इसका उद्गम होता है राकसताल से। उद्गम कहाँ से होता है इसका? राकसताल, राकसताल से इसका उद्गम होता है। और ये एक ऐसी मात्र सहायक नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित करती है, यानी काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। हिमालय की तीनों श्रेणी को, तीनों श्रेणी को अपरदित करती है, अपरदित करती है, करती है। और ये कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियां वे होती हैं दोस्तों जो अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय से पहले इनका जो रूट था उसी रूट पे ये जो है चलती आ रही हैं, और ये जो है हिमालय को अपरदित करते हुए अपने रास्ते पे चलती हैं। इनको हम लोग पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और ये जो है सतलज जो है भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश के पास में। प्रवेश की बात करते हैं जब इसकी, तो ये कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश के पास में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से ये जो है भारत में
प्रवेश करती है। और यहाँ से आगे आते हुए आप देखेंगे यहाँ पे हरके नामक स्थान पे, हरके पंजाब के कपूरथला में यह स्थान है हरके, यहाँ पे ब्यास नदी जो है इससे मिल जाती है। और इसकी लंबाई की जब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई की जब बात करते हैं दोस्तों तो इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर, लगभग 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों एक सवाल इसका इससे यहाँ से और बनता है कि इस पे कौन सा डैम बनाया गया है, और वो डैम जो है बहुत ही प्रसिद्ध डैम है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भाखड़ा नागल डैम। डैम की बात करते हैं तो कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना गया है, और ये जो है सतलज नदी पे बनाया गया है। और इसी नदी से एक नहर निकाली गई है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि दोस्तों कि वो नदी कौन सी है, वो नहर कौन सी है जो सतलज से निकाली गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इतनी सारी वीडियो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गंगा की, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग डेली पीवाईक्यू करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन में और ज़्यादा सुधार हो सके, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को टेलीग्राम पे डेली पीवाईक्यू कराया जाता है दोस्तों, और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो। और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कास्ट रहता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।